नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बीसीसीआई अध्यक्ष पद से सौरव गांगुली के हटने के मुद्दे ने अब सियासी रंग ले लिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज खुलकर गांगुली के पक्ष में मैदान में उतर आईं। ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली को दोबारा बीसीसीआई अध्यक्ष न बनाने पर हैरानी जताई है। आज कोलकाता एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से अपील करेंगी कि वो सौरव गांगुली को आईसीसी अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति दें। ममता ने कहा कि गांगुली ने काबिल प्रशासक के तौर पर खुद को साबित किया है। ऐसे में बीसीसीआई अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया जाना उनके साथ अन्याय है। ममता ने कहा कि गांगुली न केवल बंगाल बल्कि देश के गौरव हैं, इसलिए प्रधानमंत्री से इस मामले में दखल देने की गुजारिश करती हूं। My humble regards to the Prime Minister. Please take care that Saurabh must be allowed to contest the ICC election. He's been deprived. Why he's been deprived? What is his fault? Everybody knows him, all the country, all the world. We are proud of him. Not only Bengal, he's a Bengali Dada, Bengali Bhai, brother, but he is a pride for the country and the world. Everybody knows him. वहीं नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी को सौरव गांगुली की इतनी ही चिंता है तो शाहरुख खान की जगह उन्हें पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बना लें। शुभेंदु ने कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि पीएम मोदी क्रिकेट के मामलों में दखलंदाजी नहीं करते। पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान जी को किया, इसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज सौरव गांगुली को लेकर इतना जोर भाषण दे रहा है, वो पहले तो ब्रांड एम्बेसडर सौरभ जी को करना चाहिए था। अभी जो कर रहा है ड्रामा कर रहा है। और जो मोमिनपुर का हादसा, इकबालपुर का हादसा, इसको डाइवर्ट करने के लिए दूसरा किस्म का इशू आर्टिफिशियली ये लोग रूलिंग पार्टी ने बना रहा है, इसमें कोई काम में नहीं आएगा। तो सौरव गांगुली के मुद्दे पर केवल बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी ममता बनर्जी पर हमलावर है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया है। आइए सुन लेते हैं। आज इतने दिनों के बाद बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ये लगे कि अभी मोदी जी के पास गुहार लगाया जाए, दरखास्त किया जाए, गुजारिश किया जाए कि मोदी जी हमारे सौरभ गांगुली के लिए कुछ करो। आप क्यों नहीं आंदोलन छेड़ते? आप क्यों नहीं सारा बंगाल के लोगों को बुलाते कि देखो सौरभ गांगुली के खिलाफ इस तरीके से बदसलूकी हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, आप इनको खिलाफ आवाज बुलंद करो। क्यों नहीं कहते हो? क्यों नहीं कुछ कहती अब तक? और हमारे सहयोगी सौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पूरे विवाद पर चर्चा करने के लिए। सौरव, दादा की बात हो और कुछ विवाद ना हो, हंगामा ना हो, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। और अब जबकि क्रिकेट में राजनीति हो रही है और राजनीति का खेल हो रहा है, ऐसे में न ममता बनर्जी न शुभेंदु अधिकारी कोई पीछे नहीं रहना चाहता है। बिल्कुल, देखिए, जहां तक सौरव गांगुली की मामला है तो बंगाल में कोई भी पॉलिटिशियन मौके को छोड़ना नहीं चाहता है, और इसीलिए क्योंकि राजनीति से सौरव गांगुली दूर जरूर रहा होगा, लेकिन इनको राजनीति में लाने की कोशिश सबने किया है। और पिछला जो चुनाव था 2021 का, उसमें बीजेपी द्वारा एक कोशिश किया गया था, ऐसा बताया जाता है। बीजेपी ने इससे साफ मना कर दिया। बीजेपी ने कहा है कि हमने कभी उनको अप्रोच भी नहीं किया, लेकिन ऐसा उस वक्त एक माहौल ऐसा बना था कि शायद सौरव गांगुली बीजेपी में शामिल हो जाए और एक दादा वर्सेस दीदी बैटल हो जाए, लेकिन ऐसे हो नहीं पाया। अब लोगों का कहना है कि क्योंकि उन्होंने मना कर दिया बीजेपी से जुड़ने से, इसीलिए उनको बीसीसीआई के अध्यक्ष के पद से हटाया जा रहा है। लेकिन एक जो बात है, इसमें राजनीति जरूर हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस है, शुभेंदु अधिकारी है, सबने इस पे बयान दिया है, लेकिन सबकी मन में जो एक बात है, सौरव गांगुली को कमबैक किंग माना जाता है। और वो अभी तक मैदान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जरूर वो बीसीसीआई अध्यक्ष के पद से हट रहे हैं,
लेकिन आने वाले दिनों में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल या सीएबी का चुनाव होने वाले हैं। बिल्कुल। और उसमें फिर से वो अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और इससे वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े रहेंगे। लेकिन अगर राजनीति की बात करें, क्या कोई ऐसा इंडिकेशन है कि अब भी वो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं? देखिए, अब वो खुल के तो इस बारे पे बात नहीं कर रहे, लेकिन उनके एक जो पोजीशन रहा है पहले की राजनीति में वो नहीं आएंगे, एटलीस्ट डायरेक्ट राजनीति में नहीं आएंगे। हाँ, इधर उधर कैंपेनिंग की बात रहे तो शायद वो चले भी जाए, लेकिन राजनीति उनको नहीं करना है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन से उनको जुड़े रहना है, ऐसी उनकी लेकिन दीदी ने जो नरमी दिखाई है दादा के लिए, सौरभ, जो दीदी ने नरमी दिखाई है दादा के लिए, क्या आगे चल के इस पे कुछ राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं दीदी और दादा के? देखिए, अभी ये कहना मुश्किल है। पश्चिम बंगाल में दादा का एक फैन फॉलोइंग है और वो दीदी के साथ जुड़ जाए तो दीदी के लिए भी अच्छा है, लेकिन जो पोजीशन है कि अब ममता बनर्जी भी कह रहे हैं कि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ठीक है, उनको आप राजनीति से मत जोड़ो। तो ये जो समीकरण आप बता रहे हैं ये अभी तक दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, राजनीति में भी कुछ हो सकता है, खेल में भी कुछ भी हो सकता है। शुक्रिया आपका सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से इस पूरी राजनीति को समझाने के लिए। और कांग्रेस में आज एक बड़े बदलाव का दिन है। 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष चुनने के लिए आज देश भर में वोट डाले गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच अध्यक्ष पद के लिए दौड़ है। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों उम्मीदवारों ने अपने अपने राज्यों में मतदान किया। खड़गे ने जहां कर्नाटक में तो थरूर ने केरल में अपना वोट डाला। वहीं दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी वाड्रा ने मतदान किया। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा में शामिल राहुल गांधी समेत 40 से अधिक डेलीगेट्स उन्होंने कर्नाटक के बेलारी में वोट डाला। कुल 9,915 वोटों में से 9,497 वोट डाले गए। 19 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी और उसके बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। आज का दिन पूरे देश के अंदर चुनाव का दिन था। जो डेलीगेट चुने गए थे उन्होंने सबने वोट डाले थे। करीब 9,500 डेलीगेट्स ने अपने वोट डाले हैं। 9,900 में से 9,500 लोगों ने अपने वोट डाले। करीब 96% वोटिंग हुआ है। कांग्रेस पार्टी में हमेशा चुनाव होते हैं। पिछली बार चुनाव हुआ था तो राहुल जी या सोनिया गांधी जी लड़े थे, निर्विरोध चुनाव हुआ था। इस बार 2 उम्मीदवार हैं, इसलिए वोट पड़ रहा है। 19 तारीख को मतगणना होगी, नया अध्यक्ष बनेगा। लेकिन देश की लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी ने एक उदाहरण स्थापित किया है कि एक डेमोक्रेटिक, ओपन, ट्रांसपेरेंट चुनाव होता है और हमने करके दिखाया है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी एक जीत का विषय है कि व्यक्ति कौन जीतता है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो एक संकल्प है उदयपुर में हम लोगों ने लिया था कि एक नई दिशा में, नई ऊर्जा से हम लोग काम करें, वो आज पूरा होने जा रहा है। और मैं समझता हूं जो भी जीत कर आएगा उसको पूरा समर्थन तमाम कांग्रेस के लोग देंगे। गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है और इस ऐलान से पहले पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर गुजरात की यात्रा पर होंगे। 19 और 20 अक्टूबर को गुजरात जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 19 अक्टूबर को उनका गांधीनगर जाने का कार्यक्रम है, जहां पर सबसे पहले वे डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अदलज में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बाद में उनका जूनागढ़ जाने का कार्यक्रम है, जहां पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन होगा, साथ ही शिलान्यास भी किया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी का राजकोट जाने का कार्यक्रम है, वहां पर भी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 20 अक्टूबर को पीएम मोदी केवड़िया में होंगे, जहां पर कि सरदार पटेल की विशाल प्रतिमा है और वहां पर उनके कई कार्यक्रम लगे हैं। सुबह 9:45 बजे मिशन लाइफ का शुभारंभ पीएम मोदी करने जा रहे हैं। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा और साथ ही दोपहर 12 बजे हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस में भी पीएम मोदी वहीं पर हिस्सा लेंगे, जिसमें कि देश भर में जितने हेड्स हैं उनके सबके जो मिशन है उनके हेड्स वहां पर मौजूद होंगे। इसके बाद बयारा में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास भी पीएम मोदी करेंगे और ये उनका गुजरात का कार्यक्रम। इसके ठीक बाद
पीएम मोदी का दिवाली का कार्यक्रम भी आया है और हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी दिवाली के आसपास यानी 21 अक्टूबर को केदारनाथ जाएंगे। आप जानते हैं कि हर वर्ष उनका केदारनाथ जाने का एक दौरा जरूर लगता है और वहां पर जितनी विकास परियोजनाएं चल रही हैं उनका पीएम मोदी विस्तार से जायजा लेंगे। एक चरण पूरा हो चुका है, दूसरे चरण की समीक्षा की जाएगी। बाबा केदार का दर्शन करने के बाद वे उसी दिन बद्रीनाथ चले जाएंगे, वहां पर रात्रि विश्राम उनका होगा और उसके बाद अगले दिन यानी 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ का दर्शन पीएम मोदी करेंगे। इसके साथ ही 24 तारीख को दिवाली आप जानते हैं और हर साल पिछले 8 साल से जब से पीएम बने हैं मोदी तब से हर साल वो दिवाली सैनिकों के साथ दूर दराज के इलाकों में सीमा के ऊपर बिताते हैं और इस बार भी ऐसा ही कुछ कार्यक्रम बना है। हालांकि किस जगह जाएंगे ये अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन 24 तारीख यानी दिवाली को पीएम मोदी सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे। और इसके साथ साथ एक कार्यक्रम और भी है जो कहा जा रहा है कि 23 तारीख को हो सकता है, वो है अयोध्या में जहां पर कि दीपोत्सव पर्व होता है। बड़ी संख्या में वहां पर दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं सरयू नदी के किनारे पर और वहां पर भी पीएम मोदी हिस्सा ले सकते हैं, ये बात आज कही जा रही है। और साथ ही ये बता दें कि पीएम मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली में पूसा रोड स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की 12वीं किश्त भी जारी की गई। पीएम मोदी ने 31 मई 2022 को पीएम किसान योजना की 11वीं किश्त जारी की थी। 11वीं किश्त के रूप में 21,000 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर वर्ष 3 बार 10 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए भारत सरकार की ओर से जमा कराए जाते हैं। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तें साल में कुल 6,000 रुपए की किश्त दी जाती है। साथ ही इसके अलावा पीएम मोदी ने आज वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना की भी शुरुआत की है। अब चाहे किसी भी कंपनी की यूरिया या दूसरी खाद हो, लेकिन वह भारत के ब्रांड नाम से ही बिकेगी। अब वन नेशन वन फर्टिलाइजर से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है और बेहतर खाद भी उपलब्ध होने वाली है। देश में आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाइए, एक ही नाम, एक ही ब्रांड से और एक समान गुणवत्ता वाले यूरिया की बिक्री होगी और ये ब्रांड है भारत। अब देश में यूरिया भारत ब्रांड से ही मिलेगी। दिल्ली के कथित शराब घोटाले को लेकर सीबीआई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सुबह 11 बजे से ही लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ से पहले सिसोदिया ने रोड शो किया और कहा कि बीजेपी को गुजरात में हार का डर सता रहा है। वहीं बीजेपी ने पूछताछ से पहले रोड शो करने पर कहा कि ये आम आदमी पार्टी का जश्न ए भ्रष्टाचार है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसीलिए बीजेपी घबरा गई है, इसीलिए बीजेपी डर गई है और इसीलिए झूठे केस मेरे ऊपर करवा के मुझको जेल में डालना चाहती है। लेकिन मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि हम लोग भगत सिंह के लोग हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते। आज सुबह से ही ड्रामा और आम आदमी पार्टी की नौटंकी हम सभी टेलीविजन के माध्यम से देख पा रहे हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पापों का जो नौटंकी है वो एक ही किस्म का है। अगर वर्ल्ड कप होगा करप्शन का तो आम आदमी पार्टी उसमें दुनिया की नंबर 1 पार्टी साबित होगी, सिद्ध होगी। तो यह कहना आज अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जिस प्रकार की दृश्य आज भारत देख रही है, यह आम आदमी पार्टी का सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, जश्न भ्रष्टाचार है।